ने सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने पर केस दर्ज करने के मामले में राज्यों और वहां के हाईकोर्ट से जवाब मांगा। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर हुई सुनवाई के दौरान सभी राज्य सरकारों और वहां की हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को नोटिस जारी किया। याचिका में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पर टिप्पणी को अपराध की श्रेणी से हटा दिया था और कहा था कि लोगों को सोशल मीडिया पर अपनी बात कहने का अधिकार है, जिसके बाद केंद्र सरकार ने जवाब दिया कि उसने इस मामले में सभी राज्यों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। लेकिन अगर फिर भी सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने पर केस दर्ज हो रहा है तो इसके लिए वहां की सरकारें और पुलिस जिम्मेदार है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन मामलों में निचली अदालतों की जिम्मेदारी बनती है। उसने दो टूक कहा कि ऐसे मामलों में अदालत किसी को कैसे जेल भेज सकती है और राज्य सरकारों और हाईकोर्ट से 4 हफ्तों में जवाब भी मांगा। बिहार के नालंदा जिले में कई लोगों का भारी बारिश ने सब कुछ उजाड़ कर रख दिया। वहां फल्गु नदी पर बना तटबंध टूट गया, जिससे उसके आसपास बसे दर्जनों गांवों में पानी घुस गया। सबसे बुरा हाल बेरवा इलाके का है, जहां लोगों के मकान पानी में डूबे नजर आए। गलियों में बच्चों का खेलना कूदना खत्म हो गया। वहां घुटनों तक पानी भरने से उन्हें ये पता लगना भी मुश्किल हो गया कि कहीं आगे गड्ढा तो नहीं। लोगों के पास एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई चारा बचा तो वो है नाव। नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि उसे देखकर ही कोई भी घबरा जाए। लगातार हो रही भारी बारिश से नदियां उफान पर है। ऐसा लग रहा है कि इस फल्गु नदी का धार जो है वो गांव की तरफ मुड़ गया है, जिससे गांवों में लगातार पानी जा रहा है। केवल मकान ही नहीं, लोगों की मेहनत से बोई फसल भी पानी में बर्बाद हो गई। विकट स्थिति में है। सब खेत में धान रोपा हुआ था, पूरा सब डूब गया है। नदी का जो तटबंध टूटा उसे फिर से बनाने के काम में कुछ लोग जुट गए, लेकिन नदी में पानी का बहाव तेज होने की वजह से इस काम में उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सौभाग्य की एक बात यह है कि नालंदा में फाल्गु नदी को लोकायन भी कहा जाता है और ये नदी फल्गु नदी है, जिसके तट पर बोधगया में पिंडदान किया जाता है, जो हर साल बारिश में उफान मारने के बाद तटबंध तोड़कर नालंदा में तबाही मचाती है, जिसकी तेज धार ने बीते 3 दिनों में नालंदा में 3 जगह तटबंधों को तोड़ दिया, जिसकी वजह से नालंदा के 100 से ज्यादा गांव बाढ़ में डूबे। आरटीआई के जरिए जानकारी मिली कि पंजाब सरकार राज्य के 93 विधायकों का इनकम टैक्स भर रही है। न्यूज़ 18 के चमन पलानिया की रिपोर्ट है कि पंजाब सरकार जिन 93 विधायकों का इनकम टैक्स भर रही है, उनमें कई ऐसे हैं जो आर्थिक तौर पर संपन्न हैं। इन विधायकों में राज्य के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल और नवजोत सिंह सिद्धू के नाम शामिल हैं। इसके अलावा 93 विधायकों की इस लिस्ट में कांग्रेस के 69 और आम आदमी पार्टी के 15 विधायक शामिल हैं, जबकि अकाली दल के 10 और बीजेपी के 2 विधायकों का इनकम टैक्स भी राज्य सरकार भर रही है। साल 2020-21 में सरकार ने इस पर 62 लाख रुपए से ज्यादा खर्च भी किए हैं। उत्तराखंड के नैनीताल से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक महिला पर पुलिस वालों से बदसलूकी करने का आरोप लगा और ये महिला अपने परिवार के साथ नैनीताल घूमने गई थी, लेकिन कार के काले शीशे देख पुलिस ने उनको रोक लिया, जिस पर महिला भड़क गई और पुलिस वालों से उलझ पड़ी। हंगामा बढ़ा तो वहां मौजूद कुछ लोग बीच बचाव के लिए आगे बढ़े, लेकिन शांत होने के बजाय वो महिला उन्हीं लोगों से झगड़ने लगी। इसके बाद महिला और उसके परिवार पर उन लोगों के साथ धक्का मुक्की करने का भी आरोप लगा। वहां मौजूद पुलिस वालों ने किसी तरह हंगामा शांत करवाया। सरकारी कार्य में बाधा डालना और सरकारी कर्मचारी को धमकाने के संबंध में अभियोग दर्ज किया गया। बाद में पुलिस आरोपी महिला और उसके परिवार को थाने ले गई। सौभाग्य की एक बात यह है कि गाड़ियों के शीशे पर काली फिल्म लगाने के से अगर अंदर दिखना बंद हो जाए तो देश का कानून उसे जुर्म मानता है, जिसके लिए पुलिस को जुर्माना वसूलने का पूरा हक है। लेकिन नैनीताल में महिला और उसके परिवार के लोगों ने कानून समझने पर पुलिस वालों के साथ हाथापाई की और भी बड़ा अपराध है, जिसमें जुर्माना भरने से काम नहीं चलता बल्कि जेल की सजा भी हो सकती है। डिजिटल लेन देन और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को और ज्यादा असरदार बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने ई रूपी लॉन्च कर दिया और न्यूज़ 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि ई रूपी पेमेंट सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक वाउचर पर आधारित है, जिससे डिजिटल गवर्नेंस में मदद मिलेगी। इसके अलावा ये पेमेंट सिस्टम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और डिजिटल लेन देन को भी बढ़ावा देगा। प्रधानमंत्री के मुताबिक इससे टारगेटेड और लीकेज फ्री डिलीवरी में भी बड़ी मदद मिलेगी। इस योजना के जरिए अगर कोई संस्था या संगठन किसी के इलाज में
किसी की पढ़ाई में या किसी और काम में मदद करना चाहता है तो वो कैश की जगह पर ई-रुपी दे पाएगा। इससे ये सुनिश्चित हो जाएगा कि जिस काम के लिए उसने पैसा दिया उसका इस्तेमाल उसी काम के लिए होगा। शुरुआत में इस योजना से देश के हेल्थ सेक्टर को जोड़ा गया है, लेकिन धीरे धीरे इसमें और चीजें भी जोड़ी जाएंगी। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया, जहां अंतिम संस्कार को लेकर एक ही परिवार के लोग आपस में मारपीट करने लगे, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठियां चली। यही नहीं, वो पेड़ों की बड़ी बड़ी टहनियों को तोड़कर भी एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। पानी से लबालब धान का खेत युद्ध का मैदान बन गया। कहीं डंडे से लड़ाई चल रही थी तो कहीं लात घूंसे। वहीं कुछ लोगों के हाथों में पत्थर भी दिखाई दिए। इस लड़ाई को देखने के लिए वहां भीड़ भी इकट्ठा हो गई, जिसमें कुछ लोग लड़ाई रोकने की कोशिश करते भी नजर आए। बताया जा रहा है कि एक बुजुर्ग महिला का गांव में अंतिम संस्कार करने से शुरू हुआ विवाद मारपीट तक पहुंच गया, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस पूरे विवाद में महिलाएं भी पीछे नहीं रहीं। पुलिस के पहुंचने के बाद ये विवाद शांत हुआ। वहीं पुलिस को देखकर कुछ लोग भागते भी नजर आए। इस मामले में 10 लोगों पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है। सौगात की एक बात यह कि बुरे से बुरे आदमी को भी सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार की परंपरा पूरी दुनिया में, लेकिन गांवों के लोगों का आपसी मनमुटाव अब किसी के अंतिम यात्रा में भी बवाल की वजह बनने लगा है। जैसा कि बाराबंकी में हुआ, जहां दूसरे गांव में घर बनवा चुका एक परिवार बुजुर्ग महिला का अंतिम संस्कार करने पुश्तैनी गांव आया तो खेत से शव यात्रा निकालने पर मारपीट हो गई, जिसमें पुलिस ने 10 लोगों पर केस दर्ज किया है। पहलवान सागर हत्याकांड में दिल्ली पुलिस ने रोहिणी कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। न्यूज़ 18 के आनंद तिवारी की रिपोर्ट है कि इस चार्जशीट में 13 आरोपियों के खिलाफ आरोप दाखिल किए गए हैं। ये सभी वो 13 आरोपी हैं जो गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि 2 आरोपी और हैं जिनकी गिरफ्तारी तो हो चुकी है, लेकिन उन पर आरोप चार्जशीट में जोड़े जाने अभी बाकी हैं। कुल 155 लोगों को आरोपियों के खिलाफ गवाह बनाया गया। जो भी लोग घटना के वक्त मौजूद थे, पुलिस ने उन सभी को आरोपी बनाया है। कुल 170 पन्नों की चार्जशीट बनाई गई, जबकि 1000 पन्नों के दस्तावेज भी इस चार्जशीट के साथ जोड़े गए हैं। यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि 1100 से ज्यादा पन्नों की ये चार्जशीट दाखिल की गई है। चार्जशीट में पहलवान सागर की हत्या का मुख्य आरोपी पहलवान सुशील कुमार को ही बनाया गया। उन्हें ही पुलिस की साजिश की इस पूरे हत्या की, दरअसल पुलिस ने साजिश की हत्या का मुख्य साजिशकर्ता बताया है। 4 और 5 मई की दरमियानी रात को छत्रसाल स्टेडियम में हुई मारपीट के बाद इलाज के दौरान पहलवान सागर की मौत हुई थी। हालांकि सुशील कुमार के वकीलों का दावा है कि चार्जशीट सामने आने के बाद वो बचाव की नई रणनीति तैयार कर पाएंगे। चार्जशीट अपने आप में एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है ट्रायल के अंदर। तो जब चार्जशीट आएगी तो हम देखेंगे कि कितने गवाह बनाए हैं, कितने मुलजिम बनाए हैं, किस गवाह किस आरोपी के खिलाफ क्या बोलता है। वो सारी चीज़ें पढ़ने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि पुलिस के पास कोई ठोस पुख्ता सबूत हैं या नहीं। झारखंड के पलामू जिले से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक रेलवे पुल से कुछ लड़के नदी में छलांग लगाते नजर आए, जबकि वहां बने इस पुल पर और नदी के बीच काफी दूरी दिखी। इसके बावजूद ये बच्चे बेखौफ होकर नदी में कूदते दिखे। इतना ही नहीं, एक लड़के ने तो तेजी से दौड़ते हुए पुल के ऊपर से नदी में छलांग लगा दी। इसके बाद वहां मौजूद एक के बाद एक कई लड़के अपनी जान जोखिम में डालकर नदी में छलांग लगाते नजर आए। नदी में कूदने के बाद ये सभी तैरकर किनारे की तरफ बढ़ते दिखे। जिस पुल से इस स्टंट को बच्चों ने अंजाम दिया, उस पुल से कई लोग गुजरते भी दिखे, लेकिन किसी ने भी इनको रोकने का प्रयास नहीं किया। सौगात की एक बात यह कि झारखंड की उत्तर और दक्षिण कोयल नदियों में जुलाई से अक्टूबर तक पानी की धार बहुत तेज होती है और हर साल वहां नहाते समय भी 2-4 युवकों के बह जाने की खबरें आती हैं, जिसके लिए हम लोग ही सबसे ज्यादा कसूरवार हैं, क्योंकि उफनाई नदी में कूदते बच्चों को समझाने और रोकने की जिम्मेदारी तो हमारी ही है। उत्तर प्रदेश के इटावा से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां एम्बुलेंस के ड्राइवर की भर्ती के लिए सैकड़ों लोग उमड़ पड़े। भर्ती के लिए लोगों को एक स्कूल में बुलाया गया था और स्कूल का गेट खुलते ही भीड़ ने हल्ला बोल दिया। एक साथ इतने सारे लोग दाखिल हुए कि प्रशासन को उन्हें संभालना मुश्किल हो गया। किसी को धक्का देना पड़े, कुछ तोड़ते हुए जाना पड़े, किसी के ऊपर चढ़कर जाना पड़े, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा लगा कि जैसे सब सीधा एम्बुलेंस की ड्राइविंग सीट पर बैठने के लिए ही दौड़ रहे हैं।
इनमें कई तो महिलाएं भी शामिल थी, लेकिन भीड़ में किसी को भी कोरोना का कोई डर नहीं दिखा। दूरी तो भूल ही जाइए, किसी की मास्क तक से जान पहचान नहीं दिखी। तो पता ही नहीं चल पा रहा है, सब चले गए, तो निकल आया वहाँ से। रजिस्ट्रेशन डेस्क तक जाने के लिए जिसे जहां से रास्ता मिला वो वहीं से भागता नजर आया। इस भीड़ के पैरों से ठोकरें खाकर कई गमले टूट गए। पूरे मैदान का बुरा हाल हो गया। हालात ऐसे हो गए जैसे अभी अभी कोई तूफान गुजरा हो। ये हालात तब हैं जबकि यूपी के कई शहरों में वीकेंड कर्फ्यू अब भी लागू है। अचानक आई इस भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस के जवानों ने मोर्चा संभाला और सबसे पहले मुख्य गेट को बंद कर दिया। उसके बाद लोगों को लाइन में लगवाया, लेकिन इस पूरी कवायद में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की पूरी तरह से धज्जियां उड़ती दिखी। सौगात की एक बात यह कि यूपी में कुछ दिन पहले एम्बुलेंस ड्राइवरों ने हड़ताल कर दी थी, जिससे मरीजों को दिक्कत हुई। तो सरकारी एम्बुलेंस चलाने वाली कंपनी ने नए ड्राइवरों की भर्ती का विज्ञापन निकाला और वहां बेरोजगारी से परेशान लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। जिन्हें नौकरी की उम्मीद दिखी तो महामारी का ख्याल तक दिमाग से निकल गया, जिन्हें संभालने में पुलिस और प्रशासन के पसीने छूट गए। रिलायंस फाउंडेशन ने गरीबों की मदद के लिए मुंबई में कोरोना का मुफ्त टीकाकरण अभियान शुरू किया। ये वैक्सीनेशन अभियान सर एचएन रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल और ग्रेटर मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की पहल पर हुआ, जिसकी शुरुआत मुंबई के वर्ली कोलीवाड़ा की जनता कॉलोनी से हुई, जहां राज्य के पर्यटन और पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे पहुंचे और उन्होंने रिबन काटकर गरीबों की मदद के लिए चलाए गए रिलायंस फाउंडेशन के मुफ्त टीकाकरण अभियान का आगाज किया और वैक्सीनेशन सेंटर में किए गए इंतजाम देखे। पहले ही दिन इस वैक्सीनेशन सेंटर पर टीका लगवाने के लिए लोगों की लाइन लग गई। रिलायंस ने बीएमसी के साथ मिलकर वर्ली के कोलीवाड़ा में एक वैक्सीनेशन कैंप की आज शुरुआत की है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कई सारे लोग जो है वो यहाँ पर वैक्सीनेशन लगाने के लिए पहुंचे हैं। इस मौके पर आदित्य ठाकरे ने कोरोना से जंग में टीके को सबसे बड़ा हथियार बताते हुए वैक्सीनेशन को उनकी सरकार की पहली प्राथमिकता बताया। वैक्सीनेशन जल्द से जल्द हो, ये पहला मकसद है। जो भी रिलैक्सेशन हो रहा है और जो भी अभी प्लान में है, जो 1-2 दिन में आ सकता है, वो काफी स्टैगर्ड और केयरफुली किया जाएगा। रिलायंस फाउंडेशन की कोशिश है कि अपने इस अभियान के जरिए वो लाखों गरीबों को टीका लगाए, जिसके लिए वो मुंबई के अलग अलग इलाकों तक पहुंचने वाला है। रिलायंस फाउंडेशन का लक्ष्य है कि अपने इस मुहिम के जरिए वो मुंबई के करीब 3 लाख गरीब लोगों को कोरोना का टीका लगवाएं, जिसके लिए वो मुंबई की 50 जगहों तक पहुंचने वाला है, जिनमें धारावी, वर्ली, वडाला, कुलाबा और चेंबूर जैसे इलाके शामिल हैं। इन इलाकों तक पहुंचने के लिए सर एचएन रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल एक मॉडर्न मोबाइल व्हीकल यूनिट तैयार कर रहा है, जो जगह जगह पहुंचकर गरीबों को मुफ्त टीके की सुविधा देगी।